तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मदर ऑफ ऑल डील्स जो है भारत और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के बीच में हुई थी। और अब इसमें एक नया डेवलपमेंट ये है कि लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है वो भारत के अंदर इसी डील के तहत हुआ है। और ये अपने आप में एक पैराडाइम शिफ्ट है, यानी कि आप इसे ऐसा देख सकते हैं कि एक वेल्थ ट्रांसफर जो कभी ईस्ट से वेस्ट की तरफ हुई थी, आज वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो रही है। और एक नया जो केंद्र है पूरी दुनिया के अंदर वो बन करके उभर रहा है, जिसका नाम है भारत। अच्छा, आपके मन में ये आता होगा कि आखिर भारत के अंदर ये जो वेल्थ है ट्रांसफर हो क्यों रही है, ऐसा भारत के अंदर क्या है। देखिए, मोर देन 100 वीडियोस में मैं ये बता चुका हूं कि इसके कारण क्या है, लेकिन संक्षेप में आपको मैं आज इसमें और बता देता हूं। देखिए, इसका कारण क्या है। पहला तो इसका कारण है कि भारत जो है वहां पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। दूसरा कारण क्या है, देखो, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना निवेश ऐसे कंट्री में करना चाहते हैं जहां पर जल्दी से सरकार ना बदले। कारण कारण यह है कि अगर सरकार बदल जाएगी तो जो दूसरी सरकार आएगी वो किस नेचर की होगी, लेफ्ट विंग की होगी, समाजवादी होगी, कम्युनिस्ट होगी, या फिर जो निवेश आया है उनका जो निवेश है ऐसा तो नहीं है कि हम निवेश जो होता है वो लाभ कमाने के लिए होता है, कि जितना इन्वेस्ट किया है कभी ऐसा ना हो कि ये भी हम रिटर्न जो है ना कर पाए। लेकिन भारत के अंदर क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और आने वाले 20 25 30 साल अभी भी ये कहीं जाने वाली नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा होना चाहिए कि वो देश की जो जीडीपी है वो ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये भी भारत के अंदर है, लगभग 8.6, यानी कि जो Q3 का जो डेटा अभी आया है कल, वो दिखाता है कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8.6% की गति से जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा, तीसरा क्या फैक्टर है, तीसरा होना चाहिए कि उस देश के अंदर एक निष्पक्ष जुडिशरी होनी चाहिए। तो भारत के अंदर एक निष्पक्ष जुडिशरी भी जो है वो अवेलेबल है। आप जानते हैं कि अगर कोर्ट में केस जाएगा तो वहां पर निष्पक्षता की बात की जाएगी। चौथा, उस देश के अंदर लेबर फोर्स जो है वो होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कॉस्ट कटिंग के लिए, यानी कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट कटिंग हो जाएगी अगर लेबर फोर्स अच्छी अवेलेबल है, कम एज की है और मात्रा में ज्यादा है, तो कम पैसे में भी लोग अवेलेबल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि लेबर फोर्स का जो एज है वो कम होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि भारत के अंदर लगभग 28 वर्ष जो है, 28 वर्ष है लेबर फोर्स। अच्छा, लेबर फोर्स 28 वर्ष, एवरेज एज तो इतना है, लेकिन बात आती है कि अवेलेबिलिटी की, क्या वास्तव में इनकी उपलब्धता है? बिल्कुल है। देखिए, भारत के अंदर दो डेटा आपको याद रखने होंगे। पहला तो यह है कि लगभग 67% आबादी भारत की ऐसी है जिसकी उम्र जो है वो 35 वर्ष से कम है। और दूसरा आपको यह याद रखना होगा कि भारत के अंदर हर वर्ष जो है लगभग 2.5 करोड़ ऐसे लोग बढ़ जाते हैं जिनकी एवरेज एज कितनी है, 28 वर्ष है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि 4 से 5 ऐसे रीजन हो जाते हैं कि भाई कोई भी इन्वेस्टर भारत के अंदर इन्वेस्ट करेगा। और देखिए, अब क्योंकि ये एफटीए हो चुका है तो इसके तहत भारत में इन्वेस्ट करा जा रहा है। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये भी याद रखना, ये कोई हॉट मनी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो मनी आ रही है ये कैपिटल अकाउंट के अंदर आ रही है, यानी कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट और ब्राउन इन्वेस्टमेंट आप इसे कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो शुरू से ही ग्रास रूट से जो है इंडस्ट्री डेवलप की जाएंगी, और वहां जब इंडस्ट्री डेवलप होंगी तो आने वाले समय में इनमें जो है ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी। अब देखिए, भारत के लिए ये तो सारा कार्य हो ही रहा है। अब देखिए, आप गूगल करके अगर पढ़ेंगे आपको, तो देखिए भारत के विषय में ही बताया जा रहा है कि 2050 तक भारत की जो जीडीपी है वो कितनी हो जाएगी, टोटल लगभग $50 ट्रिलियन। इसका मतलब है कि पोटेंशियल, देखो वहां पे एक वर्ड आएगा, जब आप गूगल करेंगे कि कितना होगा तो वहां आएगा कि भारत की जीडीपी में 2050 तक 50 ट्रिलियन होने का पोटेंशियल है। लेकिन मैं कहता हूं कि 2047 तक ये भारत की जो जीडीपी है वो लगभग 30 ट्रिलियन पक्का हो जाने वाली। मतलब जो मैं कह रहा हूं वो पक्के की बात कह रहा हूं, पोटेंशियल की बात मैं नहीं कह रहा हूं। अब देखिए, ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। और एक और फैक्टर आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आता है कि आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग क्या है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि अगर कोई देश के कोई भी इन्वेस्टर या निवेश करता है तो वो अपना अपना जो निवेश है वो कितने समय में उसको कमाना शुरू कर देगा। इसका मतलब है जैसे चाइना के अंदर ये आता है निकल करके लगभग 36 माह का समय, ये 36 माह है।
क्लियर। और भारत के अंदर अगर आप इसे देखोगे तो अभी ये ज्यादा है, ये कितना निकल कर आ रहा है, ये भारत के साथ निकल कर के आएगा लगभग आपको 4 साल। इसका अगर आप देखोगे तो लगभग 12 चौक 48, भारत के अंदर 48 माह का समय जो है ये आ रहा, चाइना के अंदर 36 माह का समय है। अब आप ये देख सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में थोड़ा से भी हेम्पर्ड है, कारण है डेमोक्रेसी। देखिए चाइना के अंदर वन मैन आर्मी है, जो कह दिया वो कह दिया, अब उसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भारत के अंदर क्या है कि थोड़ी से अगर जमीन का देखो, अगर कंपनी स्थापित करनी है तो जमीन का एलोकेशन करना पड़ेगा, कनेक्शन हो, बहुत सारी रोड हो, नेटवर्क बनाने पड़ते हैं, इसमें जो है समय जाता है और कोर्ट के अंदर केस भी हो जाते हैं बहुत सारे। अब देखिए, अब आपको ये समझ आया होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आ रहा है, ये जो मनी फ्लो जो भारत की ओर हो रहा है, इसका कारण क्या है? अब थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा देखते हैं। देखिए, यूरोपीय संघ से भारत में होने वाले अनुमानित वेल्थ ट्रांसफर जो है, वो मैंने आपको बताया कि अपग्रेड हो रहा है। और अगर देखोगे तो लगभग 7 लाख करोड़ का ये जो निवेश है, ये दिखा है। भारत का नया आर्थिक नक्शा जो है वो बनने जा रहा है। ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मैंने जैसे बताया कि ये आ रहा है कैपिटल अकाउंट के अंदर, और कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर ये आ रहा है तो इसके अंदर आप समझिए कि कम से कम 25 से 30 साल का ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो भारत के अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये हेज फंड्स हैं और ये पेंशन फंड्स जो है यूरोप के अंदर से भारत के अंदर इन्वेस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब इससे कैपिटल वेल्थ जनरेट होगी और उसके अंदर आप जो मैं अभी आपको डेटा बताया है कि देखिए भारत जो है वो 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, वो इसकी वजह से भी बनेगा, प्लस एआई का जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और ऑटोमेशन जिसे हम कहते हैं डार्क फैक्ट्रीज, उनका एक बहुत बड़ा योगदान भारत के अंदर इनसे होने वाला है। उत्तर भारत के अंदर देखोगे कि टेक्सटाइल हो या लेदर का हब, पंजाब लुधियाना जो जालंधर में हाई फैशन और स्पोर्ट्स सामान, और यूपी में जो है वैश्विक स्तर के लेदर जो है उद्योग जो है उनको चमक आपको देखने के लिए मिल रही है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, समुद्री निर्यात, लगातार इसमें उछाल आपको देखने के लिए मिल रहा है। शून्य टैरिफ के साथ कड़े जो मानक हैं वो भारत के अंदर इनको मिल रहे हैं, और ये जो पैसा है ये पर्यावरण में यानी ग्रीन एनर्जी में लग रहा है, रोड्स के अंदर लग रहा है, पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, रेल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भारत के अंदर जो रोड नेटवर्क है, जितने समय में ये कार्य हुआ है उससे, जितने समय में ये कार्य यानी कि 10 वर्ष के अंदर, उतने कार्य को करने के लिए अमेरिका को सेंचुरी का समय लगा है, यानी कि सदियों का जो समय है यहां तक पहुंचने में लगा है, और भारत ने उसी 10 साल में लगभग 75% काम ये पूरा कर लिया है। आप सोचिए कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। भारत जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, भारत लीप एंड बाउंस जा रहा है, यानी कि भारत जो है उछाल के साथ आगे बढ़ रहा है। ये ग्रोथ नहीं है कि लगातार आईएमएफ वगैरह भी जो रैंकिंग हमारी देते हैं, जो वो फोरकास्ट करते हैं, उनमें लगातार बदलाव हो रहा है। अभी वो कह रहे थे कि भाई 7.6 तुरंत आ गया, Q3 में 8.6% है, लगातार बदलाव लगातार बदलाव। अच्छा, ऐसा मैं नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी विचारक हैं वो इसी पे कह रहे हैं कि देखिए भारत जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, भारत जो है लीप एंड बाउंस कर रहा है। आइए, अब भारत की जो सस्ता कच्चा माल नहीं बल्कि मैन्युफैक्चर करके उनको रिफाइंड जो मटेरियल है, हाई टेक इंजीनियरिंग मटेरियल और केमिकल्स का जो उत्पादन कर रहा है। और आप जानते होंगे कि अमेरिका भारत के लिए इन पर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया था। सोचिए, भारत के जो केमिकल्स हैं, जो ये जो हाई इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इन पर भारत अमेरिका के द्वारा किसी तरह का टैरिफ नहीं था, जबकि जो हमारे लेदर्स हैं या ज्वेलरीज हैं या फिर फूड प्रोडक्ट्स जो होते थे उन पर ही सारा टैरिफ लगाया हुआ था, जो 18 से 25%, जो 50% की बात हुई थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जीआई टैगिंग जो है ये भारत को आगे लेकर के जा रहे हैं। उत्पादों की प्रमाणिकता और प्रीमियम पहचान सुनिश्चित करके उनको जो है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर और अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और ये भारत को जो है महाशक्ति बनाने की ओर अग्रसर है। दक्षिण भारत के अंदर देखिए ऑटोमोबाइल्स और मेडिकल डिवाइसेस, तमिलनाडु के अंदर लग्जरी कार पार्ट्स का केंद्र बन चुका है, कर्नाटक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक्सपोर्ट्स का हब बन चुका है, राजस्थान और पश्चिम। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया के अंदर ही नहीं, भारत का चहुमुखी विकास, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सभी ओर से जो है ये दिख रहा है कि अब भारत जो है उभरती हुई और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यानी कि जो चाइना ने 25 साल में गेट किया है, भारत देखिए चाइना के द्वारा ये 25 वर्ष में, आप 2000 के आसपास चाइना का देखोगे तो टोटल जीडीपी जो थी वो लगभग 1.5 ट्रिलियन के आसपास थी, यानी कि 1.5, और
25 साल में इन्होंने लगभग जो है, चाइना कहता है कि 18 से 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन पूरी वैश्विक आंकड़े बताते हैं 12 से 13 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना की। तो ये करने में उन्हें 25 साल लगा, लेकिन भारत आने वाले 9 साल में चाइना को पीछे छोड़ देगा 2035 तक, और 2047 तक जैसे मैंने बताया कि 30 ट्रिलियन तो हो ही जानी है। लेकिन विशेषज्ञों की माने, पूरी दुनिया के जो डेटा आ रहे हैं कि भारत को 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की पोटेंशियल इनके अंदर है, और फैक्टर मैंने बताए हैं कि प्रोडक्शन के फैक्टर क्या क्या है और विश्वास के फैक्टर क्या क्या है। यह केवल एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, यह मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर यूरोपियन सप्लाई चेन का एकीकरण है। 27 यूरोपीय देश के बाजार 100% शुल्क यानी कि जीरो ड्यूटी जो है उनके लिए खुल चुका है, और भारत के अंदर प्रोडक्शन होगा, और ये प्रोडक्शन कहां जाएगा, ये पूरी दुनिया में जाएगा। इसका मतलब है प्रोडक्शन और कंजप्शन, इसका मतलब है कि जीडीपी बढ़ेगी आगे, और जीडीपी अगर आगे बढ़ती है और 10% का ग्रोथ रेट अगर भारत की जीडीपी में आता है, तो जो मैं आपको बता रहा हूं ये समय से पहले ही अचीव हो जाने वाला है। देखिए, रणनीति में बदलाव, वॉल्यूम से वैल्यू का और भारत बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के तहत सस्ता श्रम, चीप लेबर, कम मार्जिन, लो मार्जिन और बैंक ऑफिस में काम करना, यहां से लेकर के भारत जो है अब कहां आ चुका है, मैंने जैसे कि बताया, यहां से यहां और यहां से कहां पहुंचा है, पुराने तरीका से नए तरीका पे, यानी कि इंजीनियर इन इंडिया। यानी कि भारत के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने वहां बताया था कि लगभग पूरी दुनिया के अंदर जितना भी टैलेंटेड पूल है जो कि नए तरीका से कार्य कर रहा है, कि एआई के अंदर कार्य कर रहा है, ऑटोमेशन के अंदर कार्य कर रहा है, या फिर डेटा सेंटर्स बनाने में, उनकी अगर पूरा एक बास्केट बनाया जाए तो 20% इंजीनियर्स जो हैं वो भारत से आते हैं, भारत के एनआरआई, भारत के मूल के हैं। क्लियर है? अब देखिए, एक टैलेंट है भारत के पास, क्या है, इंजीनियर इन इंडिया, और दूसरा देखिए उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी के जो आउटपुट्स हैं वो भारत देने का कार्य कर रहा है। अब हाई मार्जिन क्यों आएगा, हाई मार्जिन आएगा क्योंकि भारत के पास में जो लेबर फोर्स है, अभी मैंने आपको बताया है उसकी एज कितना है, उसका एज है 28 वर्ष। वहीं अगर आप वैश्विक स्तर पर देखोगे कि ये जो एवरेज एज है वो कितना है, लगभग 39 टू 44 वर्ष, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो लेबर फोर्स की जो एवरेज एज है वो 39 से लेकर के 44 वर्ष है, और भारत के अंदर कितनी है, 28 वर्ष। अच्छा, अब ये एक तो हो गया एवरेज एज, लेकिन ये भी मान के चलिए कि अगर एवरेज एज इतना है तो यहां पर लेबर की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, तो अब लेबर जो है कम उपलब्ध है, तो कम उपलब्ध का मतलब है कि यहां पर जो मार्जिन है आपका जो है वो क्या होता है, कम नहीं, कम होता है, हाई नहीं होता। इसीलिए भारत के अंदर ये मार्जिन जो है हाई है, क्योंकि इसकी जो उपलब्धता है यानी कि लेबर की जो उपलब्धता है वो सस्ती है, इसीलिए जो मार्जिन है वो हाई है। और देखिए, फ्रंट लाइन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत के अंदर डेवलप हो रही है, डार्क फैक्ट्री तक भारत के अंदर बन रही है। तो आप सोचिए कि अब ज्यादा दिन का समय बचा नहीं है, 10 साल का विंडो है, 10 साल में भारत का कायाकल्प हो जाने वाला है। देखिए, हम अब केवल कच्चा माल नहीं बेच रहे हैं, बल्कि यूरोपीय पूंजी और तकनीक का उपयोग करके उसको हाई वैल्यू गुड्स में डेवलप कर करके पूरी दुनिया के अंदर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पड़ोसियों की गिरावट भारत का होता है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर आपने देखा कि किस तरीका से उनके पास में बची कुची एक इंडस्ट्री थी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जिस तरीका से कट्टरपंथ जो बढ़ा, और उसके बाद में उन्होंने ये पूरी की पूरी जो है तहस-नहस कर ली, और अमेरिका के साथ में एक एफटीए कर लिया, और उस एफटीए में पूरी तरीका से अमेरिका के गुलाम बन गए हैं ये, कि अब इनके अंदर अगर देखिए अमेरिका का जो ही प्रोडक्शन होगा, अमेरिका के अंदर जो अमेरिका के जो कंपनी बांग्लादेश के अंदर प्रोडक्शन करेंगी उस पर जीरो टैरिफ है, लेकिन जब बांग्लादेश की कंपनी करेंगी तो उसके ऊपर 18% टैरिफ। आप सोचिए कि यार इस तरीका से तो ये कार्य कर रहे हैं, तो बची कुछ एक इंडस्ट्री थी वो भी इन्होंने डुबा ली है। बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों प्रॉक्सी नेशन है, यानी कि इनकी अपनी कोई वो नहीं है। अब इनके पास में किसी तरीका का कोई निर्यात के लिए कुछ है नहीं भाई, एक ही वस्तु है इनके पास, वो है टैलेंट। टैलेंट जो है वो है टेररिज्म, वही ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और सब पूरी दुनिया खरीद नहीं रही है, बल्कि उसके ऊपर देखिए ईरान में अमेरिका क्या कर रहा है, अब उसका यही इलाज है, तो अब इनके पास भी कुछ नहीं है। तीसरा देखिए श्रीलंका, श्रीलंका को किस तरीका से इनका जो हम्बन टोटा है उस पर, उसको पहले तो कैप्चर किया गया चाइना के द्वारा, और फिर पूरी देश के अंदर ही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ला दी गई। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि देखिए देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है अगर आपको निवेश लेकर के आना है। अब ये पहली शर्त ही इन्होंने खत्म कर दिया, अगर पहली शर्त अगर खत्म है तो आप समझिए कि फिर ये तो आगे बढ़ेंगे नहीं, तो ये भी खत्म है। उसके बाद देखिए भारत जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने यूरोपीय यूनियन के टूटने का जो इंतजार नहीं किया, बल्कि 27 अलग अलग देशों के स्थानीय भाषाओं में ट्वीट कर करके जो है ये बता दिया है कि देखिए भारत आने वाले समय की एक महाशक्ति है। भारत जो है टेक्सटाइल हो, स्पोर्ट्स हो, लेदर हो,
इस मसले में जो है या इस तरीका के एक्सपोर्ट्स में अब आगे बढ़ रहा है। हाई फैशन जैकेट्स निर्माण के अंदर आप जानते हैं लुधियाना, जालंधर, पंजाब के अंदर सिर्फ धागा नहीं बन रहा है बल्कि हाई फैशन कपड़े जो है वो डिजाइन किए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग उत्पाद हो, खेल के सामान हो, इन सब पर देखिए फायदा क्या है, 10 से 12% की जो ड्यूटी पहले लगती थी वो भी खत्म हो चुकी है और पूरा जो 100% एक्सेस जो है यूरोप का भारत को मिल चुका है। अब देखिए स्पोर्ट्स के जो सामान है वो भी बनाए जा रहे हैं पंजाब के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखोगे कि लेदर का कितना अच्छा काम होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेदर हो, केमिकल्स हो, और ये पूरा का पूरा जो मामला है ये यूरोप को जो है अब चीन से नहीं बल्कि भारत से ये सारे सामान खरीद रहा है। क्षेत्र अब गोल्ड माइंस जो बनाने का जो रास्ता है वो तैयार हो चुका है और भारत जो है पूरी दुनिया के लिए गोल्ड माइंस जो है वो बन चुका है और भारत के लिए दुनिया गोल्ड माइंस बन चुकी है क्योंकि प्रोडक्शन हम करेंगे और बेका उससे जाएगा वो पौंड्स और डॉलर के अंदर जाएगा। अब ये देखिए भारत को ही रास्ता क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 0% का टैरिफ है और चाइना का जो सामान है उसके ऊपर टैरिफ लगता है। तो सोचिए कि किसका बिकेगा, भारत का सामान बिकेगा। आता है गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर अहमदाबाद और पुणे, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स, आप जानते हैं कि अमेरिका हो या फिर जो भी अफ्रीकन कंट्री है, भारत की जो जेनेरिक की मेडिसिन होती है उन पर निर्भर है। और अमेरिका में जैसे मैंने शुरू में बताया था कि टैरिफ लगाए थे, लेकिन हमारी जो फार्मास्यूटिकल्स हो या फिर केमिकल्स हो या फिर हाईटेक इंजीनियरिंग सामान हो, इन पर कोई टैरिफ तब भी नहीं था और अब भी नहीं है। देखिए हाई एंड इंजीनियरिंग उत्पाद जो है उनका जो हब बना हुआ है अहमदाबाद, पुणे, महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर। राजस्थान में देखिए फर्नीचर हो और जेम्स, यूरोप की हाई वैल्यू डिजाइन फर्नीचर पसंद है और उनके लिए आप जानते हैं कि राजस्थान जो है उनके लिए उनके पास इसके लिए अलग से टैलेंट है। हस्तशिल्प हो, ड्यूटी फ्री होकर के अब बिल्कुल यूरोप के शहरों में आपको राजस्थान का जो सामान है वो देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए तमिलनाडु के अंदर यूरोपीय लग्जरी कार जो है जैसे BMW, मर्सिडीज, ये सारी की सारी इनके जो कल पुर्जे हैं वो कहां बनाए जा रहे हैं, भारत के तमिलनाडु के अंदर। यूरोपीय निर्माण अपने जोखिम रिस्क को कम करने के लिए चीन से हटकर अब कहां जा रहा है, भारत। कारण क्या है, एक तो पॉलिटिकल नेचर सेम नहीं है दोनों देशों का और दूसरा क्या है कि अब चीन के सामानों पर तो वहां टैरिफ लगता है और भारत का जो है शून्य है। अब देखिए स्टेबिलिटी और स्किल्स, भारत सबसे ज्यादा जो है इंजीनियरिंग कॉलेज दक्षिण में है जो कि स्किल्स एंड मैन पावर जो है तैयार कर रहे हैं और हाई क्वालिटी के जो है ना एजुकेशन कॉलेज है, अब याद रखना इस बात को, साउथ इंडिया के अंदर। अब बात आती है भविष्य की तकनीक और विशेष फार्मा। तो कर्नाटक आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर से लेकर के हार्डवेयर की और मेडिकल डिवाइसेस और एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका जो हब है वो कर्नाटक बना हुआ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्पेशलाइज्ड फार्मा, यूरोप की बूढ़ी होती आबादी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले विशेष दवाएं जो कि जेनेरिक मेडिसिन जो गुजरात के अंदर बनती हैं, अलग अलग मेरीन प्रोडक्ट्स जो है सीधे शिपिंग और लाइन जो है वो यूरोप के लिए खुल चुकी हैं। अब यूरोप एक कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है और इसी तरह से आप जानते हैं अमेरिका जो है पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो $902 बिलियन का जो है वो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का। तो कितनी बड़ी कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है और भारत का जो एफटीए उनसे भी बात चली रही है ना, अभी भी जो एफटीए हुआ था वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है अमेरिका के साथ में, उसमें बात चल रही है और मुझे लगता है कि वो जल्दी उसके भी निर्णय आ जाएंगे। देखिए हमारा पूरा मार्केट खुल चुका है और चाइना का मैंने एक वीडियो बनाई थी कि देखिए 53 कंट्री में से 52 कंट्री के लिए दरवाजे खोले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग उसमें जाने के लिए इच्छुक है नहीं। कारण यह है कि उनको चाइना की एक दो शर्त माननी पड़ेंगी। पहला तो यह है कि वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि उनको ताइवान को चाइना का हिस्सा मानना पड़ेगा। जैसे ही ये करते हैं तो अमेरिका से तो अलग जा नहीं सकते और यूरोप के कंट्री तो ऐसा नहीं है कि वो चाइना के गुलाम बन जाएंगे फिर तो कुछ देशों ने कह दिया कि देखिए हम चाइना के साथ एक दो कंट्री है जो जाएंगे, बाकी नहीं जाने वाले हैं। वो भारत के साथ और यूरोप के साथ ज्यादा महसूस अच्छा करते हैं। देखिए जीआई टैग और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आप जानते हैं कि असम, पश्चिम बंगाल प्रीमियम चाय, लेदर प्रोडक्ट्स इनको लेकर के और यूपी अपना जो है वहां पर तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम का स्कीम ही चली हुई है। यूरोप में ऑथेंटिक उत्पादों की भारी मांग है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत असम की चाय अब यूरोप के कैफों में जो है एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में जो है बढ़त बना रही है। चीन का माल भारत के रास्ते होकर न जाए, इसके लिए जीआई टैग सुरक्षा जो है वो हमने इसको दी हुई है। शून्य टैरिफ का मतलब शून्य मानक नहीं है, यानी कि मानक स्टैंडर्ड्स तो आपको हाई रखने पड़ेंगे। यूरोप ग्रीन एनर्जी और जो एथिकल लेबर की मांग करता है। हमने 2023 में ही अपने सौर ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और लेबर कानूनों को सुधार किया है। आप जानते होंगे कि जितने भी लेबर कानून थे हमने उसको कोडिफाइड करके 4 लेबर लॉज बना दिए थे, आप जानते होंगे इसका। यानी कि लेबर लॉज के साथ में हमने पहले ही कार्य 2019-20 में शायद ये लॉ आए थे, यानी कि 4 लेबर लॉज में हमने
हमने इनको बना दिया था और बहुत सारे सुधार किए थे। इसी को देखते हैं, देखिए आज कितना फायदा दे रहे हैं ये सारा। अब देखिए यदि आपकी फैक्ट्री प्रदूषण करती है तो बाल श्रम का उपयोग होता है। ये सारी बातें जो है मैंने बताया है, इसका जो है बिल्कुल भी गेट कीपर नहीं किया जाएगा। यानी कि यूरोप के जो देश है कुछ स्टैंडर्ड यानी कि एथिकल वैल्यूज रखते हैं और स्टैंडर्ड मानक जो है उनको रखते हैं, लेकिन भारत ने इसके लिए पहले से ही जो है प्रिकॉशन लेने शुरू कर दिए थे। अब बात आता है मैनुअल काम अब नहीं चलेगा, आपको जो है लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर्स ऑटोमेशन जरूरी करना पड़ेगा और वो भारत लगातार कर रहा है। मैंने जैसा आपको बताया डार्क फैक्ट्री आप खोज करके देखना, भारत के अंदर एक डार्क फैक्ट्री शुरू हो चुकी है और इसी तरीके की अभी 4 और लाइन में है। यूरोप को केवल उत्पाद नहीं बल्कि स्किल्ड लोग लगभग 20 लाख लोगों की आवश्यकता है, भारत इसे प्रोवाइड कराएगा। वो अलग वीडियो क्योंकि लंबी हो जाती है, मैं सारी बात शेयर नहीं कर सकता एक वीडियो में। R&D, भारतीय व्यापारियों को अब रिसर्च और डेवलपमेंट पर पैसा लगाना होगा। यूरोप तकनीक और जो मशीनरी देने की तैयारी जो है वो भारत के अंदर हो रही है। और मैंने जैसा कि बताया है कि देखिए ये भारत अगर कर लेता है, जो मैंने अभी आपको बताया 4-5 पॉइंट्स जो हैं, अगर भारत कुछ कुछ तो प्रिकॉशन ले लिए हैं, कुछ कुछ आपको लेने होंगे, अगर ये आप कर लेते हैं तो आप समझिए कि यूरोप हमारा एक बाजार बन करके रह जाएगा और आने वाले समय में आप ये इन्वेस्टमेंट और बढ़ता हुआ देखेंगे। और दरवाजे खुल चुके हैं, बैरियर्स हट चुके हैं। आज ये 6 से 7 लाख करोड़ जो दिख रहे हैं ये आने वाले समय में और बढ़ने वाले हैं। यानी कि अब हम जो है मिडल मैन नहीं है बल्कि वैल्यू क्रिएटर बन चुके हैं और इसके लिए जो भी प्रिकॉशन सरकार ले रही है, जो कदम उठाए जा रहे हैं वो उठाए ही जा रहे हैं। और आने वाले समय में जो मैंने आपको बताया है कि भारत एक महाशक्ति बनेगा और यही वो रास्ते हैं। आज यूरोप और अमेरिका और जितना भी हम कहते हैं ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल साउथ के जो कंट्री है वो भारत का एक बाजार बनने वाले हैं। भारत के अंदर प्रोडक्शन होगा, दुनिया में वो एक्सपोर्ट होगा और चाइना का जो विंडो था वो हो चुका है समाप्त। तो फ्रेंड्स आज वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।